हेलो। सो जैसा कि पिछली बार हम लोग ने बात की थी कि वेज शेप फिल्म हमें समझना पड़ेगा अगर हम न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट को पूरी तरह से समझना चाहते हैं, उसकी थ्योरी को अच्छे से समझना चाहते हैं, तो हमारे पास वेज शेप फिल्म है। अच्छा, वेज शेप फिल्म का मतलब क्या हुआ? मतलब वेज शेप फिल्म का मतलब ये होता है जैसे भाले की नोक होती है ना, इस तरह की। ये एक फ़िल्म हम इसका मतलब है कि वेज शेप का ये मतलब है, जैसे भाले की नोक, या ऐसे आप समझें भाले की नोक जैसी ये फ़िल्म है हमारे पास। खैर, तो कैसे बनाया जाएगा? जैसे मान लीजिए हमने ग्लास प्लेट एक ऐसे लिया, एक ग्लास प्लेट ये लिया और इसके ऊपर एक दूसरी ग्लास प्लेट को इस तरह से रख दिया। तो अब आप इमेजिन करें कि ग्लास प्लेट एक ऊपर है, एक ग्लास प्लेट नीचे है, उसके बीच में जो जगह है इसके अंदर हवा भरी हुई है, या यहाँ पर हम लिक्विड भर सकते हैं, कोई मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फ्लूइड भर सकते हैं। ये हमारी वेज शेप फिल्म है। अब आपको जो डायग्राम आप देख रहे हो, ये डायग्राम ही इसका सबसे मुख्य है। तो इस डायग्राम को आप समझ लो तो थ्योरी तो इसकी बड़ी आसानी से आप समझ जाओगे। तो लेट मी जस्ट, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इस डायग्राम को, क्योंकि इसमें थोड़ी बारीकी अगर हमें समझनी होगी। देखिए डायग्राम क्या है, समझें डायग्राम को ध्यान से। डायग्राम में आप समझिएगा, देखिए एक मिनट। इस डायग्राम में हमारे पास ये एक रे है जो इस पे इंसिडेंट हो रही है। तो एक ग्लास प्लेट है ओ वाई और एक ग्लास प्लेट है ओ एक्स। तो ओ एक्स और ओ वाई दो ग्लास प्लेट हैं जो इस तरह से हैं आपस में, इस तरह से कुछ बनी हुई है। तो यहाँ पर उनके बीच में जो एंगल है वो अल्फ़ा एंगल बन रहा है। लाइट गिर रही है, एंगल आई है, रिफ्लेक्ट हो रही है एंगल आई पर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन काम कर रहा है। ये डॉटेड लाइन नॉर्मल है। फिर ये लाइट रिफ्लेक्ट हो जा रही है इस तरफ, बी से डी, बी पे टकरा करके डी आर की तरफ बढ़ जा रही है। दूसरी लाइट जो है वो इस फिल्म के अंदर चली जाती है और जो एंगल है ये एंगल आर यहाँ बनाती है। फिर ये पॉइंट सी पे जाके टकराती है, निचली जो लेयर है। यहाँ से लाइट फिर से रिफ्लेक्ट होती है, तो और रिफ्लेक्ट होकर पॉइंट बी पे होकर के बाहर निकल जाती है, और ऐसे। अब हम मानते हैं पॉइंट बी से ये जो प्लेन सरफेस है, नीचे वाली सरफेस है, इसके बीच की जो पूरी लंबाई है वो टी है। तो आप B1 पर मान रहे हो कि जो थिकनेस है एयर इस फिल्म की, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, जो एयर भी हो सकता है, वो टी है। ठीक है, तो टी हमारा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इस फिल्म का, जो दो प्लेटों के बीच में है। अब जरा ज्योमेट्री देखो, देखो बच्चों ध्यान से। यहाँ एंगल ये आई है, तो रिफ्लेक्शन एंगल आई होगा, और ये जो पूरा था ये 90 डिग्री था। तो अगर ये आई है तो जो बचा हुआ ये एंगल है ये 90 माइनस आई हो जाएगा। देखते रहिएगा और इसको पहले बना लीजिएगा अपनी कॉपी में। और ये यहाँ से हमने पॉइंट बी से डी की तरफ एक नॉर्मल ड्रॉ किया। तो पॉइंट बी से जब डी की तरफ नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो ये एंगल हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 90 माइनस आई। तो इस एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी? आई। कैसे आएगा आई? जरा देखो, एक एंगल है 90, दूसरा है 90 माइनस आई, तीसरा हमें नहीं मालूम, और टोटल क्या होता है तीनों एंगल का सम 180। तो ये 90 90 जुड़ करके 180 बनेगा, तो 180 कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस साइन जाएगा। तो जो हमारा अननोन एंगल है, इसको क्वेश्चन मार्क बनाया है, उसकी वैल्यू आई हो जाएगी। तो ये एंगल आई हो गया। ओके, अब जरा यहाँ पे आके देखो, ये बी पॉइंट पर, बी पॉइंट पे आओ, देखो बी पॉइंट से एक जो रे जा रही है सी तक, तो ये है अल्फ़ा। ठीक है, और ये जो नॉर्मल था, इस नॉर्मल को हमने पीछे बढ़ा दिया। तो जो हमने पॉइंट बी पे नॉर्मल ड्रॉ किया था उसको पीछे बढ़ा दिया। तो इसका मतलब है ये एंगल हो गया हमारा 90 डिग्री। देखते रहिएगा वीडियो में, ये बी एंगल जो है यहाँ पर 90 डिग्री का हो गया। तो ये हो गया 90 का। तो अगर एक एंगल अल्फ़ा का है, एक 90 का है, तीसरा कितना हो जाएगा? 90 माइनस अल्फ़ा का हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो हालत क्या है, इस तरह से एक लाइन है, ये एंगल है 90 माइनस अल्फ़ा। तो सवाल है कि ये एंगल कितना होगा? जो ये वाला एंगल है, जो यहाँ मैं इसको ब्लू कर रहा हूँ, ये एंगल कितने का होगा? तो ये हो जाएगा 90 प्लस अल्फ़ा का। कैसे निकाला? देखो 90 माइनस अल्फ़ा प्लस अननोन एंगल, ये किसके बराबर होगा? 180 के। तो अननोन एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस 90 प्लस अल्फ़ा, दाईं तरफ ले जाओगे माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 प्लस अल्फ़ा। तो हमारा अननोन एंगल जो है वो 90 प्लस अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, अब जब ये 90 प्लस अल्फ़ा हो गया तो एक चीज़ और देखो,
यहाँ पर ये आप पॉइंट बी पर एक एंगल देख रहे हो आर, ये आप देख रहे हो ना, अब जब इसको जूम कर रहा हूँ मैं इसको, यहाँ पर आप एंगल देख रहे हो आर, ये है एंगल 90 माइनस अल्फा। तो अगर ये एंगल आर है, ये 90 माइनस अल्फा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा जिसको मैं यहाँ ब्लू कलर से सॉलिड कर रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वही स्थिति होगी कि अगर ये आर है, ये 90 प्लस अल्फा है, तो आप 180 में से आर माइनस 90 प्लस अल्फा करोगे तो आपके पास आएगा 90 माइनस अल्फा प्लस आर। तो ये जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा 90 माइनस अल्फा प्लस आर। ध्यान से देखते रहिएगा। अब एक चीज़ और देखो, यहाँ पर आपने एक नॉर्मल और ड्रॉ किया, तो ये पूरा एंगल, ये जो पूरा एंगल है 90 डिग्री है, इधर भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री है। तो अगर पूरा एंगल 90 है और इतना हिस्सा 90 माइनस अल्फा प्लस आर है, तो ये जो एंगल होगा 90 डिग्री है, इतना एंगल 90 माइनस अल्फा प्लस आर है, तो जो ये वाला एंगल होगा ये होगा अल्फा प्लस आर। और चूंकि पॉइंट बी है ये, अगर आप ध्यान से देखोगे ये पॉइंट बी क्या, ये पॉइंट सी था, तो पॉइंट सी से अगर ये एंगल अल्फा प्लस आर है, तो ये जो दूसरा एंगल होगा ये भी अल्फा प्लस आर होगा। क्यों अल्फा ऐसा होगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन का लॉ कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बराबर होगा। ठीक है, तो ये अल्फा प्लस आर हो गया। अब आप देखें, अगर ये वैल्यू अल्फा प्लस आर है, तो अपोजिट एंगल होने की वजह से ये वैल्यू भी अल्फा प्लस आर हो जाएगी। तो ये अल्फा प्लस आर है, तो इसके अपोजिट ये जो वैल्यू होगी ये भी अल्फा प्लस आर हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो, ये जो लाइन है इसको टिक मैंने किया, और ये जो लाइन है दोनों पैरेलल लाइनें हैं। अगर दोनों पैरेलल हैं तो एक लाइन जो है ये सी से लेके एन तक की जो लाइन है ये इसको कट कर रही है, तो अब ये जो एक तरफ साइड वाले एंगल हैं बराबर होंगे। तो अगर ये वैल्यू अल्फा प्लस आर है, तो ये वैल्यू भी आपकी अल्फा प्लस आर हो जाएगी। ठीक है, समझ रहे हो ना इस बात को। तो ये वैल्यू अल्फा प्लस आर हो गई। अब देखो हमारे पास ये वैल्यू अल्फा प्लस आर है, ये 90 डिग्री है और ये एक साइड है। तो अब देखो यहाँ पर हमारे पास दो ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल तो ये है ऊपर CB1L, ये वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ये CB1, ये B1 और L, एक ये ट्रायंगल है। ठीक है, CB1L एक ये एंगल है और एक ये एंगल है, दो एंगल हैं, दो ट्रायंगल है, सॉरी। अब देखो यहाँ भी 90 डिग्री है, तो यहाँ भी 90 डिग्री है, ये साइड बराबर है, तो दोनों में साइड बराबर है, तो एक एंगल एक साइड तो बराबर हो गया। अब जरा हम इस एंगल की बात करें, तो आप ये देखो कि ये एक पूरा ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है, ये पूरा एक ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल का आउटर एंगल ये है। ये ऐसा कुछ है कि एक पूरा ट्रायंगल है जिसका आउटर एंगल है। तो अगर आउटर एंगल है 2 टाइम अल्फा प्लस आर, यहाँ देखो ये अल्फा प्लस आर, ये अल्फा प्लस आर, तो ये है 2 टाइम अल्फा प्लस आर। तो मालूम है कि जो आउटर एंगल होगा वो सामने के दो एंगल के सम के बराबर होगा। ऑलरेडी हमने प्रूव कर दिया है कि अल्फा प्लस आर है, तो जाहिर सी बात इसकी वैल्यू भी अल्फा प्लस आर होगी। इन दोनों का सम ही इस आउटर एंगल के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे दो ट्रायंगल हैं, तो इस ट्रायंगल का जिसको मैं येलो कलर कर रहा हूँ, तो एक ट्रायंगल तो ये है हमारा और दूसरा ट्रायंगल ये है हमारे पास। तो ये दो ट्रायंगल हैं, इनमें दो एंगल बराबर है, एक साइड बराबर है, तो ये सिमिलर ट्रायंगल की परिभाषा के हिसाब से आ रहे हैं। तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं, तो इसका मतलब इनके तीनों एंगल बराबर होंगे और इनकी तीनों साइड बराबर होगी। तो इस लॉजिक से ये जो दो ट्रायंगल हैं CB1L और CNL, इन दोनों में सारे साइड बराबर हैं और सारे एंगल बराबर हैं। तो ये साइड और ये साइड बराबर है, ये साइड इसके बराबर, ये तो कॉमन ही है, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये जो तीन एंगल हैं इनके बराबर हैं, तो सिमिलर ट्रायंगल है। तो इस तरह से हमारा ये डायग्राम बनता है। आप थोड़ा सा ट्रिकी डायग्राम है, तो इसको एक बार फिर से वीडियो रिप्ले वगैरह करके देख लीजिएगा। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप यू आर ऑलवेज फ्री टू कमेंट, आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर हेयर YOX क्या है, ये देखो YOX इज ए वेज शेप्ड एयर फिल्म कवर्ड बाय 2 सॉलिड सरफेसेस। दो कांच की सरफेस होंगी, उनसे उनके बीच में ये एयर फिल्म है। द इंसिडेंट रे इज AB, ठीक है, एक रे यहाँ से आई AB एट पॉइंट B, द रिफ्लेक्शन टेक प्लेस एज BR, तो B पॉइंट से रिफ्लेक्शन हुआ BR रे।
विद इन द फिल्म रे कवर्ड, लेकिन और जो रे फिल्म के अंदर जा रही है वो कौन सा डिस्टेंस कवर कर रही है? वो डिस्टेंस कवर कर रही है पाथ BE से CB। तो B से E तक जा रही है, E से C तक जा रही है, फिर C से B तक जा रही है। देखो है ना, ऐसे ही तो हो रहा है। पहले B पे थी रे, पहले रे यहाँ थी B से गई C तक, C से गई B1 तक। तो वही चीज़ आपने यहाँ पर लिखा है कि B से C, EC, CB। फर्दर द रे इमर्जेज एज BR1। तो यहाँ से जब रे बाहर निकलती है तो उसका नाम हो जाता है BR1। सी द ज्योमेट्री इन द फिगर, ये पूरी ज्योमेट्री फिगर के अंदर दिखी है। सो द पाथ डिफरेंस बिटवीन BR एंड BR1, यानी कि ये जो रे है, ये वाली रे और इस रे में पाथ डिफरेंस कितना है, दोनों का पाथ डिफरेंस कैसे होगा? तो पाथ डिफरेंस निकालने का थिन फिल्म में जो फार्मूला पढ़ा था वैसा ही है कि रे जा रही है B से E, B से E से C और C से B1। किसके अंदर? फिल्म के अंदर। सो BE प्लस EC प्लस CB1 इन फिल्म के अंदर इतना रास्ता तय कर रही है। और उसी तरह उसी समय दूसरी रे जो पहले टकराई थी वो यहाँ से सीधे B से D तक पहुंची। तो जब ये रे B से D तक पहुंची तब जाकर दूसरी रे बाहर निकली। तो जाहिर सी बात है इनके बीच में पाथ का एक डिफरेंस आ गया होगा। तो वही पाथ का डिफरेंस आपने डेल्टा लिखा है। तो BE EC CB इन फिल्म माइनस BD इन एयर। तो BE EC प्लस CB। अब फिल्म के लिए हमने क्या लिखा? उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू कर दिया, और जो एयर में है उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर लिखा, और मालूम है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 1 होता है। तो अब हमारे पास दो ट्राइंगल हैं। देखो अब जरा ध्यान से देखो, ट्राइंगल है BB1D। हमारे पास ट्राइंगल है एक, तो ये ट्राइंगल है BB1D। तो यहाँ एंगल है I है ना, BB1D एंगल I है। तो इस एंगल में हम साइन का रूल लगाते हैं, साइन I। तो साइन बराबर होता है लंब, लंब ये है और कर्ण ये है, लंब बटे कर्ण। तो अगर इस रूल के हिसाब से आप देखोगे तो साइन I की वैल्यू क्या हो जाएगी? BD अपॉन BB1। ये देखो लंब है BD अपॉन BB1। और वैसे ही अगर हम यहाँ से इस जगह पर देखें, अगर हम यहाँ पर देखें इस जगह पर, यहाँ से हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया है, ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल R है। कैसे आया R? जरा इसको समझ लो। इसको समझने के लिए आपको यहाँ देखना पड़ेगा कि ये एंगल तो आपने R लिया था, तो ये जाएगा 90 माइनस R, और ये है 90। तो ये एंगल 90 है, ये 90 माइनस R है, तो जाहिर सी बात है ये वाला एंगल R होगा। तो यहाँ पर साइन R लो, तो साइन R बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब हो जाएगा BE। तो आपने जब ये लिखा तो आपने साइन R बराबर लिखा BE अपॉन BB1। तो आपके पास साइन I की वैल्यू है, साइन R की वैल्यू है, स्नेल लॉ लगाओगे साइन I बाई साइन R, तो साइन I बाई साइन R बराबर हो जाएगा BD अपॉन B1, और पलट जाएगा BB1 बटे BE, कैंसिल हो जाएगा BD बाई BE, तो ये BD बाई BE हुआ। तो BD की वैल्यू आ गई म्यू टाइम BE। अब इसको उठा करके हम यहाँ पर रख देंगे। तो जैसे आप यहाँ पर रखोगे तो जाएगा BE EC CB1 जो कि यहाँ पे ऑलरेडी था, और उसमें से BD की वैल्यू रख दिया म्यू टाइम BE, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वर्क कर दिया। तो अब जरा हम म्यू को कॉमन ले लें तो आप देखोगे कि BE और BE कैंसिल हो जाएगा, बचेगा EC प्लस CB1, सिर्फ EC प्लस CB1 बचेगा। ऑलरेडी हमने प्रूफ कर दिया है कि जो ट्राइंगल CB1L है और CNL है वो सिमिलर हैं। अगर सिमिलर है तो CB1 CN के बराबर होगा, B1L NN के बराबर होगा, और साइड CL जो है वो कॉमन है। आपने अगर डायग्राम बनाया है अपनी कॉपी में तो आप जस्ट अब वापस जा करके हम डायग्राम नहीं देखेंगे, बार बार ऊपर नीचे स्क्रीन नहीं करेंगे, आप अपनी कॉपी में उसको देखते रहिएगा। तो पार्ट डिफरेंस में मेरे पास EC प्लस CB1 लिखा है, लेकिन CB1 CN के बराबर है, तो EC रखा आपने एज इट इज, और CB1 की जगह पे CN रख दिया। देखो यहाँ पे C1 की जगह पे CN रख दिया। अब जरा ध्यान से देखो, EC प्लस CN, EC ये वैल्यू है और CN ये वैल्यू है, तो EC प्लस CN क्या हो जाएगा? EN। तो ये आपने लिख दिया EN। अब EN कैसे निकालेंगे? EN को कैलकुलेट करने के लिए हम एक ट्रायंगल इस्तेमाल करते हैं ENB। तो जरा देखोगे यहाँ पे, ये देखो अब जरा मैं यहाँ बहुत हौच पौच हो गया है, ये वैल्यू थी E, ओके, ये वैल्यू है N, ये वैल्यू है N, और ये वैल्यू है B1। तो आपने ट्रायंगल इस्तेमाल किया ENB1, ये पूरा ट्रायंगल इस्तेमाल किया, और यहाँ पर एंगल था अल्फा प्लस R। तो कॉस अल्फा बराबर क्या होगा? ये पूरा लंब, कॉस बराबर होता है सॉरी आधार, आधार क्या होगा? EN बटे कर्ण। तो आपने लिखा
कॉस, जस्ट मिनट, कॉस बराबर ई एन अपॉन बी वन एन, ई एन अपॉन बी वन एन, और बी वन एन क्या है, बी वन एल प्लस एन एन। बी वन एन क्या है, जरा देखो डायग्राम को देखो, बी वन यहाँ है, बी वन से लेके एन तक की जो पूरी लंबाई है, इस लंबाई में इतना हिस्सा टी है तो इतना हिस्सा भी टी होगा, चूंकि दोनों साइड बराबर है। तो आपके हिसाब से बी वन एन जो आएगा वो हो जाएगा टी प्लस टी यानी 2t। तो आपने यहाँ पर ई एन बराबर क्या रख दिया, ये ई एन बी वन एन की वैल्यू 2t रख दी, तो ई एन की वैल्यू हो गई 2t कॉस आर, 2t कॉस आर हो गया। अब जो हमारा डेल्टा है, डेल्टा में ई एन की वैल्यू रखोगे तो ई एन की वैल्यू है 2t कॉस आर और म्यू पहले से है, तो डेल्टा आ गया म्यू टी कॉस अल्फा प्लस आर। अब जरा ध्यान देखो, अल्फा क्या है, इस वेज से फिल्म का एंगल है, और जो आर है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो अगर जब हमने अल्फा की वैल्यू, जो हमने वेज शेप फिल्म नहीं ली थी तो अल्फा की वैल्यू 0 थी। अगर पैरेलल फिल्म ले लोगे तो पैरेलल फिल्म आपस में मिलेंगे नहीं, तो वहाँ कहीं एंगल बनेगा नहीं, तो अल्फा की वैल्यू 0 होगी। तो हमारा सीधा सा फॉर्मूला था 2 म्यू टी कॉस आर। और याद रखो, याद करो, जब हम लोग ने ऐसा कर रहे थे तो हम वहाँ पर स्टोक लॉ लगाते थे। तो इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस अगर आपको निकालना है तो आपको 2 म्यू टी कॉस आर में से लैम्डा बाई 2 को माइनस करना पड़ता है, जैसा कि हम लोग ने पहले भी किया था। तो अब पैरेलल थिन फिल्म और वेज शेप फिल्म के फॉर्मूले में, पार्ट डिफरेंस के फॉर्मूले में क्या अंतर आया, मुख्य रूप से अंतर आया कि यहाँ पर वो जो वेज शेप फिल्म में जहाँ टच करते हैं दोनों पॉइंट, तो वहाँ जो एंगल बनता है उस एंगल का भी रोल यहाँ आ रहा है, अल्फा उस एंगल का रोल है, तो वो भी यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है, जो कि पहले दिखाई नहीं पड़ रहा था, जो कि पहले अल्फा की वैल्यू 0 थी। तो इतना अंतर आया। अब वही सारी थ्योरी रखनी है कि अगर ब्राइट फ्रिंज की बात करोगे तो आप पार्ट डिफरेंस एन लेमडा करोगे, साइड में ले जाओगे तो 2n + 1 लेमडा बाई 2 की वैल्यू आ जाएगी राइट साइड में ब्राइट के लिए। और अगर डार्क फ्रिंज की बात करनी है तो राइट साइड में 2n + 1 लेमडा बाई 2 रखोगे, इधर ट्रांसफर करोगे n + 1 लेमडा, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 2 म्यू टी कॉस आर प्लस अल्फा बराबर m लेमडा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो दोनों क्वेश्चंस हैं ये बिल्कुल वैसे ही जैसे थिन फिल्म, पैरेलल थिन फिल्म के लिए थी। हाँ, बस अंतर क्या है कि यहाँ अल्फा में अल्फा भी एक अपना टर्म यहाँ पर आ गया है। अब अगर इतनी चीज़ें आप समझ गए हो, आपको ये चीज़ें थोड़ा सा समझ में आ गई हैं, तो इसका मतलब अब हम तैयार हैं अपने न्यूटन्स एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करने के लिए। सो in future we will discuss the Newton's ring experiment in detail. So okay, तो चलिए फिर तब तक take care of yourself and have a nice day. Thank you.